हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं पौधों में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो उनकी ग्रोथ पर बहुत असर डालती है। मुझे ऐसा लगता है कि फोटो रिस्पिरेशन के बारे में आपको समझना चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि हम इस प्रक्रिया के द्वारा ये समझ सकते हैं कि पौधे किस तरह अपने ऊर्जा और उसका उपयोग किस तरह अपने विकास में करते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वैसे स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा क्या चल रहा है, हमारा फोटो सिंथेसिस इन हायर प्लांट चल रहा है, जो कि हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग आता है। ये हमारी यूनिट एनसीईआरटी 11 की यूनिट है। अब इसमें हमने क्या देखा कि हमने फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और पिगमेंट्स के बारे में सब हमने देख लिया। ये हमारा पार्ट 8 है। तो हमारे लास्ट के जो पार्ट्स है उनको आप अगर सीरियल वे में देखोगे तो आपको सारी नॉलेज वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस तरह हमने क्या किया है कि सभी चीज़ों को समराइज किया है 1 to 1। अब हमारा क्या चल रहा है, अभी हमने रूबेस्को को भी किया था। डार्क रिएक्शन हमारा लास्ट पार्ट में था और वहां पे हमने रूबेस्को के बारे में बताया। रूबेस्को क्या है, आपका मोस्ट अबाउंडेड सब्सटेंस है किसमें, आपका बायोस्फीयर में, जो कि क्या होता है, फर्स्ट आपका प्रोडक्ट है आपका किसमें, आपका C3 साइकिल का, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट भी है। और इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस किसके लिए है, आपका ऑक्सीजन के लिए और आपका कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की अगर क्वांटिटी कम और ज़्यादा है, अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, CO2 की कम है, तो वहाँ पर ये फोटो रिस्पिरेशन करता है, जिसके बारे में भी हम ये देखेंगे यहाँ पर। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के रेशियो ऑक्सीजन से ज़्यादा है तो वहाँ पर ये क्या करता है, वहाँ पर C3 साइकिल करता है। वहाँ पर आपका क्या बनाता है, फर्स्ट प्रोडक्ट 3PGR बनाता है, जो क्या होता है 3PGA, जो कि आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। सी थ्रू पाथवे या फिर आपको फोटो रिस्पिरेशन बोलते हैं, या इसी को हम ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं। और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बायोलॉजी से रिलेटेड, जितने भी आपके मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत तेजी से पूछा जाता है। अभी हाल ही में कोई आपका मेडिकल एंट्रेंस हुआ था जिसमें पूछा गया था PCO पाथवे। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, PCO क्या है। आप C2 पाथवे या फोटो रिस्पिरेशन या ग्लाइकोलेट पाथवे को ही PCO कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक कार्बोक्सिलेशन। ये आप इसी रिएक्शन को या इसी पाथवे को बोलते हैं। तो PCO पाथवे से आपको घबराना नहीं है। फोटोसिंथेटिक आपका क्या है, कार्बोक्सिलेशन आपका साइकिल है। अब इसमें क्या होते हैं आपके, इसमें 3 आपके सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनका सीक्वेंस, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि सीक्वेंस क्या होता है। तो क्लोरोफिल होता है, पेरोक्सीसोम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये आपके फोटोसिंथेसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपके इसमें भी इंपॉर्टेंट। अब फोटो रिस्पिरेशन में क्या होता है, देखो ये मोस्टली C3 प्लांट में होता है। किसमें होता है, C3 प्लांट में। इसमें 4 कंडीशंस होती है कि आपका नो फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2। यहाँ पर क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट आपका ATP और NADPH के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, ये बनता ही नहीं है। नो फॉर्मेशन ऑफ फूड यानी कि ग्लूकोज भी यहाँ पर नहीं बनता है। किसी भी तरीके का कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर फॉर्म नहीं होता है, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे वो सुक्रोज हो, कुछ भी यहाँ पर फॉर्मेट नहीं हो रहा, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेट ही नहीं हो रहा। यूज ऑफ ATP, जो ATP बना है उस ATP का, लाइट रिएक्शन में ATP बना था उसका ही यहाँ यूज होता है। फोटो रिस्पिरेशन इज, कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि जो ये फोटो रिस्पिरेशन है वो क्या है, अ वास्टफुल प्रोसेस है, मगर ऐसा नहीं है। आगे हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, जब हम 12th करने के बाद और अपना BSc MSc ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें इस साइकिल की इम्पोर्टेंस पता चलती है। मगर हाँ, कुछ साइंटिस्ट हैं जो इसको इस तरह भी बोल देते हैं कि ये वास्टफुल प्रोसेस है, जबकि ऐसा नहीं है, कुछ भी अवास्फुल नहीं है। मतलब ये वर्ड हमें किसी भी सब्सटेंस के लिए, किसी भी पाथवे के लिए यूज ही नहीं करना है, बट फिर भी बुक्स में लिखा है तो हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि फोटो रिस्पिरेशन जो है वो एक क्या है, आपकी वेस्टफुल प्रोसेस है। अब इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, PG बनता है। PG बोले तो फास्फोग्लिसरॉल
ग्लाइसोलेट, क्योंकि ये ग्लाइसोलेट पाथवे भी है, इसीलिए इसी को ग्लाइसोलेट पाथवे बोलते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट ही आपका फास्फोग्लाइकोलेट बनता है। और ये ग्लाइकोलेट, इसको ही ग्लाइकोलेट भी बोलते हैं या फिर फास्फोग्लाइकोलेट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, C2 पाथवे के बारे में हमें इतना ही देखना है कि यहाँ पर कोई भी आपका एटीपी नहीं बन रहा है, कोई भी आपका क्या आपका फूड प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी आपका यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एटीपी का यूज होता है, जो कि आपकी लाइट रिएक्शन में बनती है। समझ आया कि आपको यहाँ क्या समझना है? आप देखेंगे C4 पाथवे। C4 पाथवे किसने आपका किया था, इसे मतलब हम हैच एंड स्लैग पाथवे बोलते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इनके नाम पर हम इसे हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसमें क्या होता है आपका C4 पाथवे में, ऑक्सैलिक एसिड होता है। क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, जो कि आपका क्या होता है, 4 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। फर्स्ट रिपोर्ट क्या, गैमिनी फैमिली में इसको सबसे पहले देखा गया था। किसने देखा था, हैच एंड स्लैग ने देखा था। इसी के नाम पे इनको हैच एंड स्लैग आपका साइकिल भी बोलते हैं या पाथवे भी बोलते हैं। और ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था गैमिनी फैमिली के प्लांट्स में। मोस्टली ये क्या है, मोनोकॉट प्लांट में शो होता है, बट कुछ डाइकॉट्स प्लांट भी होते हैं जो कि आपका C4 साइकिल को क्या करते हैं, पाथवे को शो करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये क्रंच एनाटॉमी होती है। क्रंच एनाटॉमी यानी कि इसकी जो लीफ की आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह लीफ का स्ट्रक्चर होता है। जैसे मोस्टली आपको पता है कि अपर डर्मिस होती है, लोअर डर्मिस होती है, बट इसमें ये होता है कि जो इसकी लीफ होती है, आपकी जो किसकी, आपके C4 प्लांट में आपका C4 पाथवे रहता है। जैसे कि नाम है तो वैसे आपको याद रखना है, C3 C4। तो C4 में आपका ये पाथवे मिलता है। तो C4 में क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ना, उसमें जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन, तो हमेशा याद रखना कि C4 में क्या है, जाइलम की पोजीशन ऊपर होती है, अपर पोर्शन में जाइलम है और लोअर पोर्शन में फ्लोएम है। और ना ही बिखरे हुए होते, स्क्राइड फॉर्म भी नहीं होते, केवल क्या होता है, जाइलम ऊपर और फ्लोएम क्या होता है, नीचे होता है। तो अब आप क्या है, अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, और आपका मीसोफिल सेल्स होती लेयर होती है, और वेस्कुलर बंडल है, उसके चारों ओर आपका एक लेयर भी हो सकता है, बाई लेयर भी हो सकता है, और ट्राई लेयर, कितना भी हो सकता है ये लेयर। तो इसको क्या बोलते हैं, बंडल शीट सेल। क्या बोलते हैं, जैसे मीसोफिल सेल बोलते हैं, वैसे ही आपके एपिडर्मिस की बाद ही जो सेल्स की लेयर होती है उसे मीसोफिल सेल्स बोलते हैं। वैसे ही वेस्कुलर बंडल के चारों ओर आपका यूनी लेयर्ड भी हो सकता है, डाई लेयर्ड भी हो सकता है, और डाई से ज्यादा भी हो सकता है। पूरा एक पैक होता है, वेस्कुलर बंडल को पैक किए रहते हैं, तो वो सेल को क्या बोलते हैं, वेस्कुलर शीट सेल्स बोलते हैं। तो ये आपने देखा। और यहाँ पर एक और कंडीशन नेचर ने देखो क्या दिया है, कि इसका जो वेस्कुलर बंडल है वो पूरी तरह से क्या होता है, कैप्सिड होता है, यानी कि पूरी तरह से पैक्ड होता है। इसमें कोई भी आपका क्या होता है, लूज मॉलिक्यूल्स नहीं होते, पूरी तरह से पैक होता है, कंप्रेस होता है। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या, रूबेस्को भी मिलेगा, और यही हमारा कंडीशन है जो C3 प्लांट को जो है C4 से अलग करता है। तो यही है कि आपकी जो वेस्कुलर बंडल है वो काफी क्या होते हैं, अभी जो इसमें एनाटॉमी है ना, क्रंच एनाटॉमी बोले तो कि ये पूरी तरह से बहुत कंप्रेस होते हैं, मतलब आपस में बहुत ज्यादा खुले हुए नहीं होते। और जो वेस्कुलर बंडल के बाद भी जो ये सेल्स है ना, ये एक तरह से हम देख सकते हैं कि ये वेस्कुलर बंडल है, और इसके चारों तरफ इस तरह ये जैसे कि माला होती है ना, उसी तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। पूरी तरह से वेस्कुलर बंडल को क्या करते हैं कि टाइटली कवर्ड किए रहते हैं। जिस तरह की आपकी माला है तो उसमें हम दूध पर्ल पिरोते हैं, तो वो धागे में पूरी तरह से कैसे रहते हैं, धागा डाला रहता है और पर्ल की साइज का उसमें मिलाते जाते हैं। तो पूरी तरह से जो बीड्स होती है वो हमारी एक दूसरे से क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है और थ्रेड की हेल्प से ज्वाइन हो जाती है। तो ऐसे ही आपका यहाँ पर क्या होता है, C4 प्लांट के लीफ में इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है कि जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम की कंडीशन ऊपर होगी, फ्लोएम की नीचे होगी, और उसके चारों ओर जो सेल होगी इसे बोलते हैं कि बंडल शीट सेल्स, जो पूरी तरह से उसे काफी कंप्रेस करके कवर किए रहती है। अभी हम देखेंगे कि किस तरह क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है C3 और C4 में। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि जो C4 प्लांट होते हैं उनका जो क्लोरोफिल होता है उसमें आपका क्या है, मेसोफिल सेल्स होती है, और आपका
बंडल सीड सेल्स होती है, उन्हीं के बेस पे डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। आपका जो क्लोरोप्लास्ट, आपका मेसोफिल सेल्स होती है, वो क्या होती है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। ग्रेनल तो पता है आपको, कैसे थैलेकॉइड की एक सीरीज होती है पूरी, और यहाँ पर आपका फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों ही होते हैं। जबकि फोटोलाइसिस में क्या है, आपका वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की होती है, जिसमें कि ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है और आपका क्या होता है, फोटोन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है। नॉन साइक्लिक रिएक्शन है। जबकि आपका जो क्लोरोप्लास्ट बंडल शीट सेल्स है, वो क्या है, आपका इम्प्रेस फॉर गैप, कोई भी गैप नहीं होता, पूरी तरीके से हमने बताया ना कि किस तरह, जैसे ये आपका वेस्कुलर सीट है, आपके बंडल शीट है, और इसके इसे बिल्कुल पैक होते हैं, जिस तरह हम माला देखते हैं ना कि आपका धागा बिल्कुल छुपा रहता है, तो वैसे ये क्या होते हैं, इस ग्रेड सेल से क्या होते हैं, पूरी तरह से पैक होता है, बिल्कुल भी गैप नहीं होता है बीच में। और ये क्या होते हैं, अग्रेनुल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सिंगल थैलेकॉइड। अब यहाँ पर क्या है, ग्रेनर है, यानी कि थैलेकॉइड की सीरीज है, यहाँ पर सिंगल सिंगल होते हैं, और ये ओनली फोटो सिस्टम 1 में पार्टिसिपेट होते हैं, और क्या करते हैं कि थैलेकॉइड को क्या करते हैं, डिक्रिएट कर देते हैं, और साइक्लिक फोटो रिलेशन, फोटो फास्फोरिलेशन एक्टिविटी यहाँ पर शो होती है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, नोट क्या है आपका, फोटो रिस्पिरेशन ओनली C3 प्लांट, किसमें, C3 प्लांट, एब्सेंस इन C4 प्लांट। ये क्या, C4 प्लांट में एब्सेंट होता है, केवल C3 में होता है, बट प्रोडक्टिविटी जो है वो C3 प्लांट की ज्यादा है, C4 प्लांट की ज्यादा है, मोर देन C3 प्लांट। समझ में आया कि C3 प्लांट में ही इस तरह के आपके वेस्कुलर बंडल शीट सेल्स मिलती है, जो कि पूरी तरह से क्या होती है, इम्प्रेस गैप होती है, और क्या होता है कि यहाँ पर आपके थैलेकॉइड भी बिखरे, मतलब सिंगल सिंगल फॉर्म में मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया है कि क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म देखा हमने, किसके बेस पर देखा, आपके मेसोफिल सेल्स के उस पे, और आपके किसके, क्लोरो आपका बंडल शीट सेल के बेस पर। डाइमॉर्फिज्म कैसे देख रहे हैं हम क्लोरोप्लास्ट की, आपका मेसोफिल सेल और आपका बंडल शीट के सेल के बेस पर। तो यहाँ हमने देखा, और यहाँ पर हमको क्या डिफरेंस पता चला कि उसमें आपका इस तरह की एक्टिविटी होती है। अब हम देखेंगे कि किस तरह C4 साइकिल जो है आपका मेसोफिल सेल और आपका बंडल शीट सेल में होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर क्लोरोफिल के स्टोमेटा खुलते हैं, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यानी कि फास्फो इथेनॉल पायरुविक एसिड के साथ मिलके क्या बनाती है, पेप्टाइड्स एंजाइम्स की प्रेजेंस में आपका ऑक्जेलिक एसिड बनाता है। क्या बनता है, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड बनता है, जो कि आपका क्या है, C4 है, यानी कि कार्बन आइटम कितने हैं इसमें, कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ 4 है, और ये C4 एसिड है। अब ये जो OA है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये एस्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये इसके ऊपर, अगर ये एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो भी इसे मैलिक एसिड में कन्वर्ट, क्योंकि जो ये बंडल शीट होती है ना, ये मैलिक एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ OA, तो भी हमें इसे मैलिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैलिक एसिड यहाँ रिसेप्टर है, लिया यहाँ से, तो यहाँ CO2, यहाँ के कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, तो क्या होता है, रूबिस्को, रूबिस्को क्या है आपका एंजाइम है, रूबिस्को की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होता है, 3PGA बनता है, जो कि स्टेबल प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, पायरुवेट एसिड बनता है, जो कि C3 एसिड है। समझ में आया कि आपका जो C3 एसिड है वो बंडल शीट सेल में बनेगा, C4 एसिड जो है वो मेसोफिल सेल में बनेगा। और इसमें ये डिफरेंस है कि जो C4 प्लांट है उसमें पेप्टेज, ये पेप्टेज प्रेजेंट है, जबकि यहाँ बंडल शीट में पेप्टेज प्रेजेंट नहीं है। ये किसका है, आपका C4 का फीचर्स है, और ये C3 का फीचर्स है। याद रखना आपको, C4 का फीचर्स और C3 का फीचर्स। C4 का फीचर्स है कि इसके बंडल शीट सेल में क्या होता है, रूबिस्को होता है, जो कि बहुत टाइटली पैक होता है, और यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन होता है। यहाँ पर आपका क्या होता है, फोटोलाइसिस नहीं होती है। फोटोलाइसिस यानी कि ये नेचर की क्रिएटिविटी है, अगर यहाँ पर भी इसको वाटर मिल जाएगा तो यहाँ से ये रिड्यूस हो जाएगा। और फिर C4 प्लांट जो होते हैं वो कैसे, जीरोस टाइप होते हैं, जीरोस टाइप होते हैं, यानी कि वो वहां पे ग्रो करते हैं जहाँ पे पानी ऑलरेडी कम है। जब पानी कम है, अगर ये पानी भी उनका इसमें निकल जाएगा
आपका ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी में, और इसमें तो फिर उनके पास पानी की क्या ही क्वांटिटी बचेगी। तो ये आपके नेचर की क्रिएटिविटी है कि रूबेस्को को यहाँ पर कहाँ बिठाला है, बंडल शीट सेल में, जहाँ पर कार्बोक्सिलेशन होता है। कोई भी आपका फोटोलाइसिस नहीं होती है, यहाँ पर फोटोलाइसिस आपकी यहाँ नहीं होती। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बोक्सिलेट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड क्या है आपका, C3 एसिड है। तो ये C4 में क्या है आपका, पेप्टेज प्रेजेंट होता है, जो कि आपका मेसोफिल सेल में होता है। और आपका रूबेस्को जो होता है वो भी बंडल शीट में होता है, जबकि इसका जस्ट उल्टा C3 में क्या होता है कि रूबेस्को यहाँ प्रेजेंट है और आपका जो पेप्टेज है वो एब्सेंट होता है। समझ आया कि क्या मैंने बताया कि रूबेस्को जो है वो बंडल शीट सेल में प्रेजेंट है और मीसोफिल में क्या है, एब्सेंट है। C3 में क्या है, मीसोफिल सेल में आपका रूबेस्को मिलता है, और जबकि आपका क्या पेप्टेज एंजाइम वहां पर एब्सेंट है। अब इनके जो मैंने ये बताया इसी को हम वर्डों में लिख देंगे, तो आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ C4 एसिड। C4 एसिड कहा था जहां पर ऑक्जेलिक एसिड बना था। ऑक्जेलिक एसिड जो है आपका ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, वो आपका क्या है, 4 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो ये बना था आपका मेसोफिल सेल में, और ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है ऑक्जेलो एसिड एसिटिक एसिड। और आपका जो फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन था, फास्फोइंडोल पायरुवेट, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना था। फॉर्मेशन ऑफ C3 साइकिल, C3 एसिड। यहाँ देखो याद रखना, C3 एसिड और C4 एसिड की बात हो रही है। C4 एसिड आपका ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड है, और C3 क्या है, पायरुविक एसिड है, जो कि आपका किसमें, बंडल शीट सेल में बनता है। वही आपका ATP और NADPH रिक्वायर C3 एंड C4 कितना होता है। C4 प्लांट में क्या होता है, 2 ATP जो हो गए वो आपका मेसोफिल सेल्स में, और आपका बेस सेल में क्या है, केल्विन साइकिल या फिर आपका C3 साइकिल। अब 2 ATP आपका मेसोफिल सेल्स में है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है वो 3 ATP और 2 NADPH को रिलीज करेगी। तो अब आपका ग्लूकोज के लिए कितना मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो वो हम देखते हैं। फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज आपका C3 प्लांट एंड C4 प्लांट। C3 प्लांट में क्या है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड में आपका 3 ATP और 2 NADPH। तो 1 ग्लूकोज में क्या होगा, आपका 12 कार्बन होने चाहिए, तो आपका क्या होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना पड़ेगा, जिससे कि आपका 18 ATP और 12 NADPH का जरूरत पड़ेगा। ऐसे ही आपका C4 में क्या है, आपका 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है 5 ATP और 2 NADPH2 देती है। तो आपका 1 ग्लूकोज के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, 3 ATP और आपका 12 NADPH2। तो हमारा ये कंक्लूजन निकलता है यहाँ पर कि जो C4 प्लांट है वो रिक्वायर्ड 12 मोर ATPs देन टू C3 प्लांट। ज्यादा उसको इतनी ज्यादा चाहिए होती है C4 को। तो समझ में आया यहाँ पर आपका ये C4 पाथवे कि किस तरह आपका जो यहाँ पर क्लोरोफिल डाइमॉर्फिज्म होता है कि मेसोफिल है जो वो ग्रेनल होता है, जबकि आपका बंडल शीट जो होता है वो कैसा होता है, आपका सिंगल सिंगल होते हैं, और आपका क्या है, सिंगल थैलेकॉइड्स होते हैं। और आपके जो बंडल शीट की जो सेल्स होती है वो पूरी तरह से कंप्लीटली पैक्ड होती है विदाउट गैप। और आपका क्या, रूबेस्को कहाँ प्रेजेंट होता है, रूबेस्को प्रेजेंट होता है आपके बंडल शीट सेल में। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। तो ये पूरा जो भी हमने आपको फिगर में बताया था उसको मैंने वर्डों में यहाँ लिख दिया है कि आपका पायरुविक एसिड जो है वो C3 एसिड का फर्स्ट प्रोडक्ट है, जबकि C4 एसिड का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, 2A या सॉरी OA यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। देखिए चीजें थोड़ी टफ तो नहीं कहेंगे, हाँ थोड़ी डिफिकल्ट है, जिनको आप पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। C3 C4 बहुत कंफ्यूजन है, मगर आप कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे और स्लोली पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। आप एक दिन में सब कुछ पढ़ के बैठेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। सारा चीज आपको टाइम देना है और धीरे धीरे सारी चीजों को कवर करना है। जब आप चीजों को कवर करेंगे तो चीजें कैसी हो जाएंगी, इजी होती चली जाएंगी, और इजी होती चली जाएंगी तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो अब हमारा लास्ट बचता है CAM पाथवे, और इसके बाद कुछ हम इफेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का देखेंगे, और हमारा पूरा टॉपिक क्या हो रहा है,
फिनिश हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि C3 में क्या है और C3 4 में क्या है। C3 में आपका ग्लूकोज के लिए क्या हो रहा है 3 ATP और 2 NADPH2, और आपका C4 में क्या है 5 ATP और आपका ये तो कितने एक्स्ट्रा 12 एक्स्ट्रा ATP गेन करने होते हैं किसको C3 को C4 की रिजल्ट में। समझ गए? तो ये यहाँ पर और आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।